नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से मंच पर आपका स्वागत है। बीएड 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें यह तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है। 2 प्रश्नों को प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो नहीं मिल रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको लिंक प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, लगभग 10 या 15 क्वेश्चन मैं दूंगी आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आने की संभावना है, आईएमपी प्रश्नों की श्रृंखला में है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि आपके लिए 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से बहुत महत्वपूर्ण है। नोट करेंगे, प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए 10 मूल जीवन कौशल को समझाइए। डिटेल में आपको बताना है। यह प्रश्न 10 नंबर में पूछे जाने की संभावना है, 5 में भी पूछा जा सकता है। 10 में पूछेगा तो आपको पूरी तरह डिटेल में समझा कर लिखना है। 5 में पूछेगा तो सारे पॉइंट्स लिखने के बाद कुछ पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर देना है। देखते हैं 10 कोर लाइफ स्किल्स लेड डाउन बाय WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इसमें उन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कौशलों को शामिल किया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है कि जीवन कौशल में हम किसको शामिल करते हैं? मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और सोशल स्किल को शामिल करते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित होती हैं, उसके बिहेवियर से रिलेटेड होती हैं, व्यवहार से संबंधित मूल्यों को निर्धारित करती है, उससे संबंधित होती है, तथा व्यक्ति के अंदर समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग तथा सृजनात्मकता जैसे गुणों का विकास करती हैं। तो जो विद्यार्थी जो लाइफ स्किल है, उसके विकसित होने से या उसके ग्रो होने से क्या होता है कि आपके अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जन्म ले चुकी होती है, कोई समस्या उसका समाधान आप स्वयं कर पाते हैं, तथा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जैसे गुण विकास की ओर अग्रसर होते हैं। जीवन कौशल लाइफ स्किल के अंतर्गत आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, सामाजिकता, सोशलिटी तथा सहन करने की क्षमता, आपका कैपेसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, तथा उन क्रियाओं को भी शामिल किया गया है जो कि परिवर्तन ला सके और विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को लाने में संभव हो। इन कौशलों के अंतर्गत प्रत्यक्षात्मक, गत्यात्मक कौशल भी आते हैं। अब यहाँ प्रत्यक्षात्मक से तात्पर्य परसेप्चुअल मोटर स्किल की बात की जा रही है, गत्यात्मक अर्थात मोटर स्किल की बात की जा रही है। कौशल भी आते हैं तथा इसके अंतर्गत आर्थिक समायोजन, मनी मैनेजमेंट भी आता है। इसलिए स्वास्थ्य तथा जीने के लिए शिक्षा निर्माण में जीवन कौशल की आवश्यकता या सहायता ली जाती है। तो जो जीवन कौशल है वो हमारे 10 कौन कौन से हैं? पहला नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, परा अनुभूति, एम्पैथी। तीसरा है समालोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग। चौथा है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी थिंकिंग। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया है और ये 10 पॉइंट भी नोट डाउन कर ली है, याद कर ली है, तो आप इनकी डील मन से कर सकते हैं। बहुत सरल प्रश्न है, परंतु बच्चे छोड़कर आते हैं। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, प्रभावशाली संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तनाव से मुकाबला, कॉपिंग विद स्ट्रेस, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंतर्व्यक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, संवेगों से मुकाबला, कॉपिंग विद इमोशंस। तो ये 10 लाइफ स्किल है, जीवन कौशल है, जो WHO द्वारा बताए गए। अब देखते हैं, समझ लेते थोड़ा सा डिटेल में भी कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता व्यक्ति के अपने अंदर की अर्थात अंतर्दर्शन की क्षमता है, इंट्रोस्पेक्शन है ये, अर्थात इंटरनल आपकी जो पावर है वो आपको दिखाने में सक्षम होती है। सेल्फ अवेयरनेस कैपेसिटी है, इसमें अपने आप को पहचानने की तथा अन्य लोगों से अलग रखने की क्षमता है। तो आत्म जागरूकता में व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को पहचानने लगता है और भीड़ से थोड़ा सा अलग दिखने लगता है। यहाँ पर भीड़ से अलग दिखने से तात्पर्य है कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐसी करता है जिसके कारण लोग उसको पहचानते हैं। इसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के अंदर पर्सनालिटी की बात की जा रही है, स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों मतलब अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस
की बात की जा रही है कि विषय का ज्ञान होता है। जब आत्म जागरूकता आ जाती है विद्यार्थियों, सेल्फ अवेयरनेस आता है, तो हमें हमारी कमियां और हमारे दोषों के बारे में पता होता है, हमारे स्ट्रेंथ और हमारी कमियां भी, क्योंकि उन्हीं को देखकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और कमियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। इसके द्वारा व्यक्तियों को दूसरे व्यक्ति को समझने, उनके विषय में वे क्या समझते हैं, विशेष परिस्थितियों में उन स्थितियों के प्रति क्रियाशीलता की आत्म जागरूकता है। यदि आप आत्म जागरूक है, सेल्फ अवेयर हैं, तब विचारों में भी समयानुसार परिवर्तन ला सकते हैं। तो यह बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस है तो आप क्या क्या करते हैं। तो आप में ज़रूर है, तो आप सोचिए कि आप क्या क्या करते हैं, उसे ही प्रैक्टिकली लिखना है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। परानुभूति, परानुभूति शब्द इसको समझ लेंगे तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। परानुभूति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पर धन अनुभूति, पर का अर्थ है दूसरा और अनुभूति का अर्थ है अनुभव करना, अर्थात दूसरों की अनुभूति को समझना, यानी दूसरों की जगह अपने को रखकर उसका अनुभव करना। यह एक ऐसी क्षमता है जिसमें हम दूसरों के संवेग या भाव को एक दूसरे से बांटते हैं। सहानुभूति दो शब्द ऐसे हैं जो परानुभूति के अंतर्गत पाए जाते हैं। दया तथा सहानुभूति क्या है? दो शब्द हैं जो परानुभूति के अंतर्गत पाए जाते हैं, क्योंकि आप जब दूसरे को समझोगे तो उसके प्रति दया आएगी, उसके प्रति सहानुभूति आएगी, उसकी समस्या को सुनकर समझकर। इसलिए दो तत्व इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। लेकिन ये तीनों शब्द ही विशेष है। तीन कौन से? दया, सहानुभूति और परानुभूति। हम महसूस करते हैं जब दूसरों की आवश्यकता हो तो हम उसकी सहायता करें। इसकी मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में कम या ज़्यादा हो सकती है। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक दशा को लेकर बहुत परेशान है, वह चाहता है कि उसके सामाजिक दशा में सुधार हो। तो यहाँ सोसाइटी में उसकी जो इमेज है वो अच्छी नहीं है, ये बात की जा रही है। वो चाहता है कि उसमें सुधार हो और वह भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, रेपुटेड व्यक्ति के पर्सन के रूप में जाना जाए। तो उसका करीबी दोस्त, क्योंकि आपने उसको समझा है, परानुभूति है, उसकी अनुभूति को महसूस किया है, तो करीबी दोस्त उसे देखकर परेशान हुआ। उसने मनोभाव को समझकर बहुत सारे उपाय बताए ताकि सुधार हो जाए, और यही परानुभूति है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं संबंध अनुभव से भी है इसका, परानुभूति का। दो तरह की अनुभूति बताई गई है, प्रभावात्मक परानुभूति और संज्ञानात्मक परानुभूति। प्रभावात्मक परानुभूति का संबंध संवेगों से है, इमोशन से है, और संज्ञानात्मक कॉग्निटिव एम्पैथी का संबंध प्रत्यक्षीकरण और चिंतन से है, कि आपको सोचना है, थिंकिंग पावर से है। अगला पॉइंट है तीसरा, समालोचना चिंतन। आशा है दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, सेल्फ अवेयरनेस और परानुभूति। बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखना है, किताबी लैंग्वेज वैसी की वैसी नहीं छापना, अपने मन से अगर समझ में आ गया है तो लिखने का प्रयास करना है। क्रिटिकल थिंकिंग, समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। थिंकिंग इज अ प्रोसेस दैट enables us to find solution to problem by using symbolic representation of stimuli and events। तो समालोचना चिंतन के बारे में आगे समझते हैं और स्पष्ट होगा। समालोचनात्मक चिंतन का अर्थ है साफ व स्पष्ट शब्दों में न्याय प्रक्रिया। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग का सीधा सीधा मीनिंग क्या है? न्याय प्रक्रिया, जस्टिस प्रोसेस। कि आपको केवल किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के संबंध में अगर चर्चा करना है, डिस्कशन करना है, बात करनी है, अपना निर्णय देना है, तो आपका निर्णय न्याय पर आधारित होगा। अर्थात समालोचनात्मक चिंतन में जो भी विचार होते हैं वे अर्थपूर्ण होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, अनुशासित, डिसिप्लिन होते हैं, विश्लेषित तरीके से अपने तर्कों को प्रस्तुत करने वाले होते हैं, डिसिप्लिन और एनालिटिकल वे में अपने लॉजिक को आप प्रेजेंट करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया निरीक्षण, अनुभव, तर्कना या संप्रेषण पर आधारित होती है। जो समालोचना की प्रक्रिया है या क्रिटिकल थिंकिंग की प्रक्रिया है, कैपेसिटी है, उसमें क्या होता है? यह इस क्षमता से परिपूर्ण व्यक्ति में अच्छे बुरे की समझ होती है। तो यह पूरी प्रक्रिया निरीक्षण पर, इंस्पेक्शन पर, अनुभव पर, एक्सपीरियंस पर और रीजनिंग पर आधारित होती है।
कि हम भली भांति देखते हैं कि ये घटना है, इसका गुण क्या था, इसके दोष क्या थे, क्या क्या हुआ था, घटित कैसे हुई, क्यों क्यों हुई, कौन कौन शामिल था, अगर शामिल था तो सारे पक्षों को आप अच्छे से सुनते हैं और फिर अपना तर्क या अपना निर्णय सुनाते हैं। देखेंगे आगे, उसके गुण अवगुण को देखकर उसे प्रभावशाली बनाने के तरीके सोचता है, उसका विश्लेषण करता है। वही कि किसी बात पर निर्णय देना है तो गुण भी देखना है, अवगुण भी देखना है, विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, अंत में निष्कर्ष पर पहुंचता है तथा इसके अंतर्गत विभिन्न कौशलों का समावेश रहता है। कई प्रकार के स्किल इस निर्णय को लेने के लिए काम करते हैं। इस तरह के चिंतन में जिससे व्यक्ति सामाजिक पृष्ठभूमि में समायोजन करता है, इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु या घटना की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष देखते हैं, उसे सही गलत मानते हैं। चौथा पॉइंट है सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी। इस चिंतन का दूसरा नाम है आगमनात्मक चिंतन। याद रखेंगे, बहुत सिंपल है, कई बार 5 मार्क्स में पूछ लिया उसने कि सृजनात्मक चिंतन और समालोचनात्मक चिंतन को समझाइए। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी क्या है, इसे समझाइए। 2 अलग अलग भाग पूछ लेगा 5 मार्क्स में। इस चिंतन का दूसरा नाम क्या है? आगमनात्मक चिंतन, डिडक्टिव थिंकिंग। हो सकता है पूछ ले डिडक्टिव थिंकिंग क्या है। इस प्रकार के चिंतन के अंतर्गत जब किसी विषय से संबंधित प्रत्यय तथा तथ्य उसके सामने आते हैं तो उनमें वो कुछ पहलू अपनी तरफ से जोड़कर निष्कर्ष तथा पहुंचने की कोशिश करता है। यह पाया जाता है कि यदि व्यक्ति अपनी तरफ से इन तथ्यों को नहीं जोड़ता है या नए तथ्यों को सृजन नहीं करता है तो वह निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। सिंपल सी बात है, सृजनात्मक चिंतन में कोई भी घटना, कोई भी प्रयोग, कोई भी व्यक्ति और कोई भी वस्तु के विषय में जब निर्णय लेना होता है तो व्यक्ति स्वयं अपनी तरफ से, ये ऐड करना है आपको कि अपनी तरफ से भी कुछ सोचता है स्वयं। ऐसा नहीं कि एज इट इज लकीर के फकीर बनकर जो दिख रहा है उसे ही आप करें। आप अपने कौशल के आधार पर, लाइफ स्किल के आधार पर अंदाजा भी लगाते हैं, स्वयं भी सोचते हैं अपने चिंतन के आधार पर और फिर अपनी तरफ से कुछ और पहलू जोड़कर निष्कर्ष निकालते हैं और फिर न्याय करते हैं। तो वो सृजनात्मक चिंतन है कि आप में सृजन करने का पावर है। उदाहरण के लिए दिया है, यदि व्यक्ति को कागज का असाधारण प्रयोग करने को कहा जाएगा तो इसका असाधारण प्रयोग अपनी तरफ से चिंतन करके बतलाएगा। इस तरह के चिंतन द्वारा जो समाधान निकाला जाता है उसके उत्तर एक न होकर कई होते हैं। इस तरह सृजनात्मक चिंतन में 4 बातें मुख्य हैं। सृजनात्मक चिंतन में 4 बातें मुख्य है। पहला है धारा प्रवाहिता, फ्लुएंसी। किसी व्यक्ति को आपने कहा कि कागज़ का प्रयोग करना है, कुछ अलग तरीके से करना है, सामान्य नहीं। कागज़ का प्रयोग लिखने के लिए होता है, उसके अलावा करना है। जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट का काम आप कागज़ के लिए करते हैं तो एक असाधारण प्रयोग, 10 बच्चों को आपने दिया है, ये कागज़ है, इस पर आपको क्राफ्ट वर्क करना है कुछ, तो क्या करेगा? फ्लुएंसी दिखेगी आपको किसी बच्चे के कार्य में, धारा प्रवाहिता दिखेगी, किसी में फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी, किसी में मौलिकता दिखेगी, ओरिजिनलिटी, किसी में नहीं दिखेगी, आपको विस्तारण दिखेगा, इलोब्रेशन दिखेगा। और वो 10 बच्चे जो क्राफ्ट वर्क कर लाए हैं उसमें से किन्हीं 1 और 2 को हम सुपर और बेस्ट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सृजनात्मक चिंतन था वो सिंपल नहीं था, साधारण नहीं था, बिल्कुल असाधारण था, यूनिक था, सबसे अलग था। इसे ही हम सृजनात्मक चिंतन कहेंगे। निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग। जीवन कौशल में प्रमुख कौशल, एक मेन स्किल जो है वो है निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग। इसमें व्यक्ति के सामने उत्तर के रूप में कई विकल्प होंगे और उसमें से किसी एक को चुनना होगा। डिसीजन मेकिंग जो स्किल है उसमें कई रूप, उत्तर के जो रूप होंगे या कई विकल्प आपके सामने होंगे, लेकिन किसी एक को चुनना है तो वो निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना ही डिसीजन मेकिंग पावर या स्किल कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति विभिन्न उत्तरों में से किसी एक का चयन करता है, उसके आधार पर समस्या समाधान करता है। इसमें व्यक्ति ऐसा निर्णय लेने की कोशिश करता है जो सही के साथ साथ उपयोगी भी हो। अर्थात आपके सामने ऑब्जेक्ट दिए, कई दिए, 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए, तो आप ऐसा उत्तर चुनेंगे जो समस्या का समाधान भी करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है और साथ ही साथ उपयोगी भी हो, यूज़फुल भी हो, जो समाज और सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो। निर्णय प्रक्रिया में अवगुण है कि इसमें सूचनाएं अनिश्चित होती है,
ना कि सत्य या असत्य। निर्णय प्रक्रिया का एक अवगुण डिमेरिट भी है, कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो होती है इनडेफिनेट होती है। प्रभावशाली संप्रेषण, आगे देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाम से स्पष्ट है कि संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना। कम्युनिकेशन क्या है? मैसेज को इधर से उधर पहुंचाना है, एक इन्फॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर विनिमय या विचार विमर्श करता है तथा अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस प्रकार से करता है कि दूसरा व्यक्ति उससे प्रभावित हो सके, क्योंकि हमारा पॉइंट ही है प्रभावशाली संप्रेषण। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, उसे अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं ही आपके सामने कम्युनिकेशन कर रही हूँ, बता रही हूँ कि 10 लाइफ स्किल कौशल कौन से हैं, WHO ने कौन से दिए, तो कोशिश कर रही हूँ एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि मेरा जो संप्रेषण है वो प्रभावशाली हो सके। और प्रभावशाली तभी होगा जब आपकी समझ में आएगा। तो अगर आपकी समझ में आ रहा है और ये संप्रेषण प्रभावशाली है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रभावशाली संप्रेषण के 4 प्रमुख कार्य हैं। पहला क्या है? सूचना देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस पॉइंट को डिफाइन करें प्रभावशाली संप्रेषण को, तो ये 4 पॉइंट ज़रूर लिखिएगा। सूचना देना, पहला इन्फॉर्मेशन देना। दूसरा आदेश या संदेश प्रसारित करना। सूचना तो दे रहे हैं, इसमें अगर आदेश है तो आदेश के रूप में दीजिए, या एक संदेश के रूप में सूचना देना, संदेश के रूप में। तीसरा परस्पर विश्वास जागृत करना, और सूचना देना ही उद्देश्य नहीं है, प्रभावशाली संप्रेषण है इसलिए विश्वास भी होना, बिलीफ होना भी ज़रूरी है। समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या? तो प्रभावशाली संप्रेषण क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन अच्छे बन जाते हैं। इसे मॉडल के माध्यम से समझाया गया, देखेंगे आप। संदेशवाहक, एनकोडिंग, संदेश का माध्यम। संदेशवाहक कहते हैं, किसे कहते हैं? जो संदेश भेजता है। जो उसमें लिखता है वो क्या है? इनकोडिंग है। संदेश का माध्यम क्या है? जहाँ उसे पढ़ा जाता है वो डिकोडिंग होती है। संदेश प्राप्त करता है। और फिर रिसीवर, तनाव से मुकाबला करना, कॉपिंग विद स्ट्रेस। अगला जो लाइफ स्किल है, जीवन कौशल है, वह तनाव एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशियल प्रोसेस है, कह रहे हैं। हम लोगों में वैसी घटनाओं के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है जो हमारे दैहिक व मनोवैज्ञानिक कार्यों को विघटित करता है, अर्थात फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो आपके वर्क से उन पर असर डालता है, वो कैपेसिटी, वो पावर आपका कम कर देता है, फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। प्रत्येक व्यक्ति, युवक, यहाँ तक कि बच्चे भी कभी कभी तनाव का सामना करते हैं तथा वे तनाव व्यक्ति की विभिन्न रूप से सहायता पहुँचाते हैं। तनाव से विभिन्न रूप से सहायता पहुँचाने में लाभप्रद होते हैं तथा वह अपने जीवन में नई परिस्थितियों तथा समायोजन करना सीखता है। इस कौशल को सीखता है कि विभिन्न परिस्थितियों में वह अपना तथा परिवार के सदस्यों का कैसे तनाव कम करे। जीवन कौशलों के प्रमुख कौशल कॉप विद स्ट्रेस, तनाव से मुकाबला प्रमुख है। इस कौशल को विकसित करने से तनाव से मुक्ति निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम देख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट जरूर याद रखिएगा कॉपिंग विद स्ट्रेस में, ये 4-5 पॉइंट। नंबर 1 संतुलित आहार लेना, बैलेंस डाइट, रोजाना व्यायाम, एक्सरसाइज, भरपूर नींद। जब तनाव महसूस हो तो आराम, दूसरों से बातचीत कर अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ बांटें, किसी तरह के अल्कोहल ड्रग का सेवन न करें, किसी राष्ट्रीय या राज्य स्तर की किसी घटना से ने परेशान किया तो समाचार सुने, यदि समस्या अधिक हो तथा मन में बुरे विचार आए तो मनोचिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। 8वां पॉइंट है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यह भी एक प्रकार का संज्ञानात्मक व्यवहार है। कैसा है? कॉग्निटिव बिहेवियर है। तथा जब व्यक्ति अपने सामने कोई लक्ष्य रखता है, कोई फोकस उसके पास होता है, कोई एम होता है, तो उसके मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। जब व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करता है और उस परिस्थिति में वो समस्या का समाधान भी करता है। कुछ परिभाषाएं दी गई है, नोट डाउन कर लेना। विंटिंग एंड विलियम्स के अनुसार समस्या का समाधान का अर्थ अवश्य होता है बाधाओं को दूर करने तथा लक्ष्यों और पहुंचने के लिए चिंतन प्रक्रियाओं का उपयोग करना। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स द यूज ऑफ थॉट प्रोसेसेस टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड वर्क टूवर्ड गोल्स। अंतर्व्यक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप।
अंतर व्यक्ति संबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पाए जाते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मीनिंग होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो रिलेशन होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है, जो संबंध होता है वो। तथा यह संबंध व्यक्तियों के बीच प्रेम, अंतरक्रिया, आपसी व्यापार आदि सामाजिक संबंधों पर निर्भर करता है। संबंध तो है परंतु निर्भर करेगा कि आपके बीच रिलेशन कैसा है, किस प्रकार का है। और इसके कई कारण भी हो सकते हैं, चाहे वो सामाजिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं कि आपका संबंध उस व्यक्ति से कैसा है। इस प्रकार का संबंध परिवार के सदस्यों के बीच या अपने करीबी दोस्तों के बीच पाया जाता है। ऐसे संबंध जो व्यक्ति को सबसे अधिक आनंद तथा संतोष प्रदान करते हैं, इंपॉर्टेंट है, तथा ये अधिकतर सामाजिक प्रथाओं, नियमों व आपसी समझ पर आधारित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभिभावक व बच्चे का संबंध एक प्रकार की गतिक्रिया है जो सभी जीवित लिविंग वस्तुओं में पाई जाती है, तथा इस प्रकार का संबंध निम्न चित्र में दिखाया गया। कहा जा रहा है कि बालक, पेरेंट्स, अभिभावक और बच्चों का जो संबंध है वो एक प्रकार की गतिक्रिया है, मोटर क्रिया है जो सभी जीवित लिविंग वस्तुओं में पाई जाती है। सबसे पहले परिवार या करीबी चित्र, चित्र का साथी, फिर परिचित व्यक्ति। देख सकते हैं आप डायग्राम को। बहुत सारे सिद्धांत बने हैं जिसके द्वारा इन संबंधों को आसानी से समझा जा सकता है। अच्छे पारस्परिक संबंध बनाने के लिए इन गुणों का होना आवश्यक है। सौहार्द, रिपोर्ट, परानुभूति, एम्पैथी, विश्वास, ट्रस्ट, सम्मान, रिस्पेक्ट, मानसिक अपेक्षाएं, मेंटल एक्सपेक्टेशन, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, पारस्परिक निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस, ईमानदारी और जवाबदेही, ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी, आत्म प्रकटीकरण, सेल्फ डिस्क्लोजर। और अंतिम बिंदु है लाइफ स्किल का, संवेगों से मुकाबला करना, कॉपिंग विथ इमोशंस। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। दूसरे शब्दों में ये क्रियाओं की उत्तेजना उत्तेजित है तथा इन्हीं के अंतर्गत प्रेम, आनंद, दुष्टता, क्रोध आदि हैं। ये इमोशन से रिलेटेड है और ये एकदम से एक्सप्रेस होने लगते हैं, चाहे बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा खुशी। क्रोध ऐसा संवेग है जिसकी अत्यधिक मात्रा होती है तो ये विनाशक होता है। कहा जा रहा है कि क्रोध एक ऐसा संवेगी इमोशंस है जब इसकी अत्यधिक मात्रा होती है तो विनाशक होता है, डिस्ट्रॉय का रूप ले लेता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है सारी चीज़ों को। इस प्रकार से इसके अंतर्गत हमें अपने संवेगों को पहचान कर दूसरे के संवेग को पहचानते हैं तथा संवेग हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं इसका ज्ञान होता है। संवेग में क्रोध तथा दुख दो संवेग ऐसे हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे मुकाबला करने के लिए निम्न उपाय अपनाते हैं। नंबर 1, अपनी सफलताओं की लिस्ट बनाओ। नंबर 2, अपने आप को अभिव्यक्त करो। नंबर 2, रोज ध्यान लगाओ। अभिव्यक्त करने से तात्पर्य एक्सप्रेसिंग पावर से है, ध्यान लगाना है आपको। अपने संबंधों के बीच आनंद उठाओ और दोस्त बनाओ। इस तरह हम देखते हैं जीवन कौशल शिक्षा, लाइफ स्किल एजुकेशन स्कूली वातावरण में बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह किशोरावस्था की उम्र 13 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने WHO द्वारा बताए गए 10 लाइफ स्किल को देखा है, जीवन कौशल को देखा है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसे पढ़कर जाए, समझ कर जाए। इस क्वेश्चन को 10 नंबर या 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। 10 नंबर में पूरे 10 कौशल पूछेगा, 5 नंबर में किसी 2-3 कौशल को पूछ सकता है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, BEd क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।